प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस सभा में। आज मूड भी बहुत अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा हम लेकर के आए हैं आपके लिए। और टॉपिक है रत्न दान और पूजन। जो आप देखते हो कि रत्न दान और पूजन हर ज्योतिषी अपने तरीके से बताता है। आज जानेंगे उस गहराई को कि आखिर रत्न दान और पूजन कैसे करना चाहिए। आप शीशे की तरह पारदर्शी एकदम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंत तक कि रत्न दान और पूजन क्या है और उससे कितना लाभ कितना नुकसान होता है। हर ज्योतिषी ये कहता है। कुछ कहते हैं कि नीच ग्रह का पूजन करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नीच ग्रह का दान नहीं करना, नीच ग्रह का दान करना चाहिए। कुछ कहते हैं नीच ग्रह से संबंधित रत्न को नहीं पहनना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि नीच ग्रह से संबंधित रत्न को इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि उसकी अशुभता दूर हो जाती है। और कुछ ये भी कहते हैं कि नीच ग्रह अगर लग्नेश हो तो उसका रत्न पहना जा सकता है क्योंकि लग्नेश को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो और कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आपने नीच ग्रह की पूजा कर ली तो वो उस ग्रह के हाथ में तलवार देने के जैसा हो जाएगा। तो और कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आपने उच्च ग्रह के दान दे दिए तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प है और मैं यकीन और दावे से ही आपसे कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका विजन इस रत्न दान और पूजन, ये जो भ्रम है इतना ज्यादा कि हर ज्योतिषी अपनी थ्योरी देता है, आप खुद ये बता देंगे कि आप किसका हमें रत्न दान न करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए और किसका दान करना चाहिए। और आप इतने कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस से इस वीडियो के एंड तक जाते जाते, कि अन्य कोई भी कुछ भी एस्ट्रोलॉजर बोले आप ये कहेंगे कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, सामने वाला गलत बोल रहा है। क्योंकि आपको उसका जो आधार है, बेस है, वो क्लियर हो चुका होगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कि आखिर क्या है ये रत्न दान और पूजन। और इसके अलावा और भी भ्रांतियों को दूर करेंगे। क्या इतने महंगे रत्न पहनने से क्या कोई ज्यादा फायदा होगा, या इसके कोई अल्टरनेट्स भी मौजूद हैं, या बड़ी बड़ी महंगी पूजा कराने से ज्यादा फायदा होता है या छोटी पूजा कराने से। डिटेल्स में जानेंगे कि रत्न दान और पूजन क्या है, क्या नसीब को बदला जा सकता है, अगर बदला जा सकता है तो कहां तक बदला जा सकता है, और अगर सिद्धियां होती हैं तो सिद्धियां हर किसी को प्राप्त होती हैं या नहीं होती हैं। क्या अच्छी सिद्धि जो कि आप हमारे काम की है, क्या हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे किस ग्रह ग्रह उच्च नीच और अस्त ग्रह के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपका उच्च का है। उच्च का है यानी कि उसमें शक्ति, मीनिंग क्या है इन चीज़ों का पहले गहराई से देखिए, समझेगा। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो हमें क्या करना चाहिए। उच्च का है यानी कि शक्तिशाली है। और वो शक्ति कैसी है, जैसे कि मान लीजिए उच्च ग्रह है हमारा, लग्नेश उच्च हो गया, पंचमेश का ग्रह कहीं बैठा हुआ है और उच्च हो गया, तो वो शक्तिशाली है और वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। और अगर मान लीजिए लग्नेश है और वो नीच हो गया और अच्छी जगह पे है, तो हमें क्या करना चाहिए। और अगर बारहवेश ग्रह है और वो उच्च का बैठा हुआ है, कहाँ पे, कहीं भी कुंडली के अंदर, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, क्या वो अच्छा फल देगा या नहीं। अब देखिए, मैं इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। आप एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपका विजन इस बारे में। देखिए, हमारे पास अगर एक घर है, घर के अंदर एक बगीचा है। बगीचे के अंदर हमारे पास एक बहुत सुंदर फलदार सा पेड़ लगा हुआ है, कुछ फूल लगे हैं और कुछ झाड़ियां हैं साइड पे। अब झाड़ियां जो है उनमें कांटे भी हैं, कंटीली हैं। वो कंटीली झाड़ियां जो हैं वो नीच का ग्रह है। ठीक। और जो वो बड़ा अच्छा पेड़ है वो है कोई उच्च का ग्रह, और वो ऐसा ग्रह है जो किसी अच्छे भाव का स्वामी है और कुंडली में कहीं बैठा है। और एक ऐसा फूल है जो कि ऐसे मुरझा रहा है, कहीं साइड पे जाके बैठा हुआ है। वो है अब इसमें किसी ऐसा ग्रह है जो कमजोर हो रहा है, तो जिसको शक्ति की जरूरत है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं बखूबी। तो हमें करना क्या चाहिए, जो बड़ा पेड़ है जाके उसकी शरण में बैठ जाना चाहिए। जो बहुत अच्छा फलदार पौधा है, उसके नीचे हम फल खा सकते हैं, उसके नीचे हम बैठ कर के आराम कर सकते हैं, उसकी छाया में बैठ सकते हैं। बहुत आरामदायक पेड़ हो गया। अब ये है वो उच्च ग्रह, यानी उच्च ग्रह का क्या करना चाहिए, पूजन। अगर हम नीच ग्रह का पूजन करेंगे तो नीच ग्रह क्या है अपने आप में, कि वो मरी हुई या अस्त ग्रह, वो कंटीली झाड़ियाँ, हम उसके पास चले जाएंगे तो क्या होगा, हमें कांटे चुभेंगे। और
उसके पास जाना, उसके तो ना तो पूजन उचित है ना कुछ और। क्या करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए। दान कैसे करना, दान या बहाना चाहिए पानी में। क्या करेंगे, दान या बहाना क्या है, उसे अपने पास से भेज देना। तो हम उसे अपने पास से भेज रहे हैं, ठीक है। वो जो कंटीली झाड़ियाँ में काट के बगीचे से फेंक दिया जाता है, ठीक। और पेड़ जो होता है उसके चारों ओर कुछ जगह बना दी जाती है कि जैसे हम चेयर रख सकते हैं वहाँ पे, या लोग अपनी सुविधा के या सामर्थ्य के अनुसार कि जैसे वहाँ पे एक लोहे की परमानेंट चेयर या सीमेंट की चेयर बना दी, या अपनी पर्सनल चेयर वहाँ पे रख दी कि वो बैठने के लिए जगह बन गई उस पेड़ के नीचे। और जहाँ पे फूल लगे हुए हैं लेकिन वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पे धूप तेज है, तो हम धूप से थोड़ी सी छाँव बना सकते हैं। थोड़ा सा उसको हम जो है वो अ, पानी दे सकते हैं, डंडी लगा सकते हैं कि वो गिरे ना, ऐसे डंडे का सहारा लगा सकते हैं। तो यानी कि वो है उस ग्रह को शक्ति देने का तरीका। शक्ति देने कैसी है कि रत्न पहन लेना। रत्न कैसे पहनना कि अपने ऊपर बुला लिया, रत्न पहन लिया, या उस ग्रह के संबंधित चीज़ पदार्थों को खाना शुरू कर दिया। हमें वो अपने ऊपर लेना है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति कमज़ोर है तो केला खाना शुरू कर दिया, पोखरा से रत्न धारण कर लिया, जो भी है। तो एक केले की जड़ धारण कर ली, पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लिया, जो जो बृहस्पति से संबंधित चीजें हैं। अब या बृहस्पति का पूजन कर लिया, तो ऐसा करने से उसे शक्ति मिलने लगेगी। हम उसे अपने पास बुला रहे हैं। क्या ऐसे में अगर ग्रह कमजोर है तो क्या हमें उसके दान करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। दान करोगे तो क्या होगा, उसको पहले ही कमजोर है बेचारा और आप उसको और ज्यादा अपने पास से भेज रहे हो, और कमजोर हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ बात हो रही है उस कमजोर फूल को पानी देने की, अच्छे से रखने की, पुचकारने की, और उसको संवारने की, उसको सहारा देने की। और कुछ लोग उसी का दान करवा देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, बात है कि हमें अब पूरा क्लियर करेंगे कि रत्न दान और पूजन कैसे होता है। अब पूजन का मतलब है, मान लीजिए किसी स्थान का, मैं बता चुका कि किसी अच्छे स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो कहीं उच्च का बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, हमने उसका पूजन शुरू कर दिया। पूजन शुरू कर दिया यानी कि उसको रत्न की ज़रूरत नहीं है, शक्तिशाली तो वो है ही। वो हमें अपना सानिध्य प्रदान करे तो हमारी अटैचमेंट उससे बढ़ जाएगी और हमारी शक्ति, सफलता का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ने लगेगा। और अगर हम नीच या कमज़ोर ग्रह जो है कुंडली के अंदर, लेकिन किसी अच्छे भाव का स्वामी है, उस ग्रह से संबंधित, हम उसे शक्ति प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत गहरी समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, आपका बृहस्पति उच्च हो या नीच हो, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि मान लीजिए बृहस्पति नीच है तो शनि संबंधित दान करना चाहिए। क्यों? बृहस्पति मकर के नीच होते हैं। अब बृहस्पति को नीच करने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अगर हम शनि से संबंधित दान करेंगे तो जो बृहस्पति को नीच कर रहा है उसकी नीचता में कमी आने लगेगी, और कमी आते आते कम नीचता खत्म हो जाएगी, नीचता खत्म हो जाएगी और वो उच्च हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति शक्तिशाली हो गया। अब एक अगला प्रश्न है कि क्या हमें उसका रत्न धारण करना चाहिए? तो दोस्तों मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो क्या होगा कि जैसा वो ग्रह है वो वैसा ही फल प्रदान करेगा। जैसे कि 16 से 21 बृहस्पति की लाल किताब के अनुसार समय होता है। आप जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच का बृहस्पति होगा, किसी अच्छे स्थान का स्वामी होगा, आप उससे पूछिए, देखिए, वो बताएगा कि 16 से 21 आपका उसका बहुत बुरा नुकसानदायक समय रहा। अब आप क्या कर रहे हैं, रतन पहन करके उस आर्टिफिशियल इफेक्ट को अपने ऊपर बुला रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इफेक्ट को अपने ऊपर बुलाया जाएगा तो इफेक्ट अपने आप, प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्रभाव बढ़ जाने से आपको नुकसान होगा। और जो उच्च का ग्रह है, अच्छे स्थान का स्वामी है, उसका जो राउंड होगा, जो समय होगा, जैसे मान लीजिए शुक्र है तो 25 से 27 उस व्यक्ति का लाल किताब के अनुसार जो समय होता है बहुत अच्छा समय रहा होगा। अगर उस ही ग्रह को रत्न पहन दिया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। और दान की बात रही तो जैसे कि मान लीजिए कोई गलत स्वामी स्थानों का ग्रह जो है 6, 8, 12 का, और वो किसी ऐसी जगह में जा रहा है जहाँ पे वो और दिक्कत कर रहा है, तो उस ग्रह को हमें अपने पास से भेजना है। उसका दान करने से हमें सबसे बड़ा लाभ होगा, या जल में प्रवाहित करने से। तो रत्न दान और पूजन के बारे में ये तो थी दोस्तों भ्रांतियाँ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अच्छा, अब एक प्रश्न और है कि क्या ये बड़े महंगे महंगे रत्न आदमी को ज़्यादा लाभ देते हैं या नॉर्मल रत्न भी?
और ये इतना श्योर है कि अच्छी क्वालिटी का ही रत्न पहनना चाहिए, नॉर्मल नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रत्नों का जो मार्केट है वो एक इंटेलिजेंट बेस्ड मार्केट है, जिसमें कि समझदार लोग उन्हें बेचते हैं। और अगर आपको ये नहीं बोलेंगे तो वो बिकेंगे कैसे। रत्न महंगा हो या सस्ता, रत्न का जो प्रभाव है वो आपके ओरा से है कि उसमें उसका तत्व बढ़ाना है। और सबसे पहले तो रत्न के अल्टरनेट जड़ी और रुद्राक्ष अवेलेबल हैं, और ये नकली नहीं होते। जो जड़ी होती है बहुत सस्ती होती है, जैसे कि बृहस्पति की पुखराज बहुत महंगा है, लेकिन केले की जड़ तो बहुत सस्ती है। तो केले की जड़ व्यक्ति को बहुत अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम है, और लोग जो है वो उसकी ओर दौड़ते हैं। फिर पंचमुखी रुद्राक्ष भी है, शनि का सातमुखी रुद्राक्ष है, बिच्छू बूटी है। तो उसके जो अल्टरनेट हैं वो नकली नहीं होते। अब जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष क्या मार्केट में नकली बिकता है, दूसरे फिर भी मान सकते हैं कि उनमें थोड़ी हेराफेरी होती है, लेकिन पांचमुखी तो नकली नहीं बिकेगा। और पुखराज कितना महंगा है। और इसके अलावा जो जड़ियाँ हैं जिस ग्रह से संबंधित, विधारा जड़ी है बुध की, और पन्ना कितना महंगा है, और बुध की जड़ी विधारा है। क्या उस वो जड़ी इतनी सस्ती है, क्या वो नकली होती है? नहीं होती है, आपको असली आसानी से मिल जाएगी। तो आप वो जड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, वो रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत सस्ते हैं। और ये अल्टरनेट्स में कितनी पावर होती है कंपैरिजन टू रत्न के, और जो महंगा रत्न है उसमें शक्ति कितनी है। और तीसरी बात कि जो पूजन आप खुद करते हैं उसकी बजाय प्रॉपर अनुष्ठान करवाना में कितनी शक्ति है। जारी रहेगी चर्चा, अगले वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।